हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज बात कर रहे हैं डे 4 की, आपके 7 डे रिवीजन प्लेज में। और आज के दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं वो है कार्बोनेट कंपाउंड एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बच्चों आपके लिए है, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो बेटा आपको एक चीज बेसिक पता होनी चाहिए, वो क्या है कि अगर हम देखें सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में जो एटम्स का अरेंजमेंट है या उनके बीच में जो स्पेस है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये मान लीजिए सॉलिड है, ये लिक्विड फेज और ये गैसियस फेज। गैसियस में तो आपको पता है लार्ज स्पेसेस होते हैं, रैंडमली वो मूव कर सकते हैं एटम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो रैंडम मूवमेंट हो गया, लेकिन सॉलिड के केस में वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होता है, एज यू कैन सी हियर। सो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। लेकिन लिक्विड के केस में इन बिटवीन दीज टू। तो यही बेसिस है कि आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेंगे, ना कि सॉलिड स्टेट में। देखिए यहां पर देखिए आप, एज आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ चार्ज आयंस, या तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे या नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे। लेकिन कब वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, जब वो मूव कर पाएंगे। अब सॉलिड स्टेट में देखिए कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, वो हिल ही नहीं सकता, आयंस फिक्स है अपने लैटिस में अरेंजमेंट में, तो उनका मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है बेटा। लेकिन जैसे ही वो मोल्टन या एक्वस स्टेट में जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा उनका, तो उनके जो बीच के गैप्स हैं, एज यू कैन सी हियर, गैप्स बढ़ जाएंगे। तो आयन कैन मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो आयंस हैं वो अपोजिट चार्जेस की तरफ मूव करेंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी, और जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मोल्टन स्टेट हो गई। तो मोल्टन स्टेट में ड्यू टू गैप बिटवीन देयर एटम्स दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब ये लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पे गैप्स कम है, बाउंडेड फॉर्म में है। क्लियर टू एवरीवन। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि आप ओवर क्राउडेड जगह पे आप रहते हैं तो आपको क्या, आप हिल भी नहीं पाते ना। आपने अगर कोई गया हो मुंबई, जिसको पहले बॉम्बे कहते थे ना, वहाँ पे क्या, अगर वहाँ पे आपने ट्रेन पकड़नी हो ना, तो उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, इतना क्राउडेड होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ मेटल X विद Fe2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। तो मेटल X को आपको आइडेंटिफाई करना है और केमिकल रिएक्शन लिखनी, इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। अब ये टॉपिक जो आपका है एनसीईआरटी में, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पर वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होती है, हीट इज प्रोड्यूस्ड, रिलीज्ड। तो आयरन ऑक्साइड की जो कि है Fe2O3, ठीक है ना, इसके साथ एक मेटल क्या है यहाँ पर, मेटल इज एल्यूमिनियम, तो X इज एल्यूमिनियम। क्लियर टू एवरीवन। तो एल्यूमिनियम की आयरन ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना, और हीट प्रोड्यूस होगी क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन बच्चों, इसको थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो कैन सी हियर, रेलवे ट्रैक्स में जो गैप्स आ जाते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए थर्माइट रिएक्शन को यूज किया जाता है। तो जो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, यहाँ पे क्या आएगा, Fe2O3 मेटल X क्या था यहाँ पे, X अब हमें पता चल गया एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देगा, आयन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो फेरिक ऑक्साइड था Fe2O3 था, उस रिडक्शन हो गया उसका, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीजन के एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी एक साथ हो रहा है। तो रिडक्शन जो होता है ना बेटा एल्यूमिनियम का, उसको एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस या थर्माइट प्रोसेस इसलिए कहा जाता है। अब जो आयन मिलेगा यहाँ पे वो मोल्टन स्टेट में होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे होता है ड्यू टू हीट प्रोडक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये मोल्टन स्टेट में चला जाता है, और इसीलिए इसको रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं कर सकते आप लोग। तो मेटल X एल्यूमिनियम प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज। क्लियर टू एवरीवन। एक थम्स अप दे दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक इज अ मेटल, राइट, जिंक मेटल है, सबको पता है। मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज इन नेचर इट इज फाउंड एज कार्बोनेट और ZnCO3। तो स्टेप्स बताने हैं आपको एक्सट्रैक्शन के। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात क्या है, जिंक का सबसे कॉमन जो ओर है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिसको हम कहते हैं कैलामाइन और स्मिथसोनाइट या कैलामाइन, सबसे कॉमन ओर है जिंक का जो नेचर में मिलता है। यहाँ पे हम सल्फाइड ओर की बात नहीं कर रहे, जिंक सल्फाइड इज डिफरेंट। यहाँ पे कार्बोनेट ओर की बात हो रही है, ZnCO3 की बात हो रही है, जिसको हम कैलामाइन कहते हैं। अब अगर आपको याद हो तो ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, कि कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो अब हमारा जिंक कहाँ पे आता है,
जिंक कहाँ पे आता है, मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे दो तरह की ओर होती है, मैंने अभी आपको बताया कि हम सिर्फ कार्बोनेट ओर की बात करेंगे, यहाँ पर सल्फाइड ओर की बात नहीं हो रही है। तो ये प्रोसेस रोस्टिंग होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे रोस्टिंग होगी या कैल्सिनेशन होगा, मैंने दोनों इसलिए आपके लिए लिखे हैं, बताइए। ये अगर सल्फाइड ओर होता तो होता रोस्टिंग, और अगर हम बात कर रहे हैं कार्बोनेटेड ओर की तो क्या होगा, कैल्सिनेशन। ठीक है, आगे आपको बताऊंगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक, तो कैल्सिनेशन के थ्रू इसको सेपरेट किया जाएगा तो हमें मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। जिंक ऑक्साइड से फिर रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से ऑक्सीजन गई हट तो बच गया क्या, फटाफट जिंक मिल गया और इसकी प्यूरिफिकेशन हो जाएगी। समझ में आ गई बात बच्चों, बिल्कुल आसान है ना, बताइए फटाफट बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो। अगर ये होता सल्फाइड और तो उसकी रोस्टिंग हो जाती, बाकी स्टेप पूरा रहता। सिर्फ इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, चलिए अगर किसी को पता है तो बता दीजिए फटाफट। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में ऑक्सीजन की या तो लिमिटेड सप्लाई होगी या एक्सेस ऑक्सीजन, सिर्फ एक डिफरेंस है, ठीक है ना। तो जो फर्नेस होते हैं वहां पे ये प्रोसेस की जाती है। ये देखिए यहाँ पे मैं यही कह रहा था, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंस क्या है, रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ एयर, ओपन एयर में जब हम बर्न कर रहे हैं तो, और कैल्सिनेशन में एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई होती है एयर की। ये चिमनी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो SO2 इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद मेटल ऑक्साइड। तो सल्फाइड ओर्स के लिए इसको यूज किया जाता है, रोस्टिंग प्रोसेस को। ये देखा था ना हमने अभी, सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कार्बोनेट ओर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होगी, तो कार्बोनेट जो ओर्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए कैल्सिनेशन। अब देखिए जिंक के दोनों एग्जांपल मैंने इसलिए लिए, जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, ठीक है। जिंक ऑक्साइड बना, इसका क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे या रिडक्शन, बताइए। अभी आपको बताया था मैंने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज यस रिडक्शन, ठीक है। इसका हो जाएगा रिडक्शन, तो इससे प्योर मेटल मिल जाएगा, उस प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक 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 ठीक, यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड मिला, यहाँ SO2 गैस रिलीज हुई, यहाँ पे CO2 गैस प्रोड्यूस हुई। 4 क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, बताइए फटाफट। देखिए रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन देख लीजिए आप, ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके घरों में सबने देखा होगा, लोटा कहते हैं इसको, आपके यहाँ क्या कहते हैं बता दीजिए, ठीक है। तो कॉपर वेसल जो है वो कोरोड क्यों हो जाते हैं, उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों हो जाती है अगर रेनी सीजन में उनको बाहर छोड़ दिया जाए, क्या रीजन हो सकता है इसका, बताइए। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देखिए बेटा, जब कॉपर मेटल एक्सपोज होता है एयर में तो वहां पे हो जाता है उसका कोरोजन। कोरोजन की वजह से उस पर ग्रीन कलर अपीयर हो जाता है, ठीक है। ये ग्रीनिश कलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो ड्यू टू कोरोजन है। तो जो कॉपर के वेसल्स हैं जब रेनी सीजन में एयर के एक्सपोजर में आते हैं तो मेटल जो है गैस के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या किसी भी गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, कार्बोनेट बना देगी, मेटल कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, ठीक है, और उसके साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन, तो इसलिए वो ग्रीनिश लुक आ जाता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। आज जैसे ही मैं ये सेशन स्टार्ट करने वाला था, कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर बड़े ट्रिकी से चैप्टर्स हैं दोनों ही, स्पेशली जो कार्बन एंड कंपाउंड है, तो आप प्लीज एक बार इसका रिवीजन करवाइएगा। तो बेटा आज क्वेश्चन के साथ साथ एक क्विक रिवीजन भी हम करेंगे, इन दोनों चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, तो और क्लियर कट आइडिया आपको आ जाएगा। और मैंने शॉर्ट वीडियो इसीलिए डाली थी आपके रिमाइंडर के लिए कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हम क्या करने वाले हैं, है ना। तो अब बात करते हैं कार्बन और कंपाउंड, कार्बन एंड कंपाउंड के ये क्या है, अगर किसी को पता है इसका नेम तो बताइए। इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तब तक मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं बेटा। ये रहा आपके सामने, खबरदार होशियार, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, नाइट्रोजन की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एक मॉडल है किसी भी एटम का जहां पे हर डॉट एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, नाइट्रोजन की, तो बेटा मेरे एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना है, 7, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, ठीक। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से 5 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख रहे होगे ना कि घड़ी की सुइयां, कि यहाँ पे डबल डिजिट है 12, तो यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 3, 6, 9, 12, ठीक है ना। इजीली याद रह जाएगा आपको कि 12 बजे
2 डिजिट हैं तो 2 डॉट, बाकी 3, 6 और 9 है। तो ये एक मॉडल है रिप्रेजेंट करने का किसी भी एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। अब नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर टू एवरीवन। तो आगे आप पढ़ोगे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे हायर हो जाएगा एग्जाम टाइम में, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आप ये याद रखिए जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर टू एवरीवन। चलिए, तो नाइट्रोजन ये इसके पेयर्ड हो गए और ये अनपेयर्ड हो गए। अब दूसरा नाइट्रोजन जो हमने लिया उसमें भी सेम कंडीशन रहेगी कि नहीं रहेगी, कैसे दिखाओगे बताओ। 1 2 और 1 2 3 5 हो गए, और दूसरे में कैसे दिखाओगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन। क्लियर टू एवरीवन, याद रहेगा आप सबको। तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है सिर्फ, ये देखिए 2 शेयर नहीं हो रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बताइए। ऑक्सीजन अगला ही तो है 2 6, तो यहाँ पे वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 को गेन कर लेगा, तो इसलिए O2 बनता है। 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जबकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बताना आपको बेंजीन का और इसकी स्ट्रक्चर बतानी है। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, तो 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है 6 कार्बन एटम के साथ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। तो C6H6 द मोलिकुलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ऐसे बनाते हो ना आप, ऐसे बनाते हो मोस्टली, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक, और बाकी जगह पे सब पे क्या हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, याद रहेगा। 2 इधर 2 इधर, 1 1 ऊपर नीचे। चलें आगे, ये देखिए बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार वाला क्वेश्चन है बेटा, बेंजीन और इसके अलावा S8, ये दोनों की स्ट्रक्चर आपको ध्यान होनी चाहिए। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट, साइक्लोपेंटेन। आप लोग बताइए इन दोनों की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसे कमेंट में कैसे ड्रॉ करें। अरे मेरे बच्चों, आप अपने कॉपी में बनाइए, उसकी फ़ोटो लीजिए, उसको शेयर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो S8 सल्फर 8 और साइक्लोपेंटेन के स्ट्रक्चर को आप फटाफट मुझे दिखाएंगे। तब तक मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपका रिवीजन भी करवाना है ना बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, क्या होगा जब 5% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे इथेनॉल में। एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, उस टेस्ट ट्यूब में पहले से इथेनॉल है और ऊपर से हम KMnO4 डाल रहे हैं, 5% सोल्यूशन KMnO4 डाल रहे हैं, 5% सोल्यूशन ड्रॉप वाइज, पहले से इसमें इथेनॉल है। तो क्या होगा, क्या कंपाउंड बनेगा, पूरी रिएक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, देखिए जब 5% एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम KMnO4 कहते हैं, ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज वार्म इथेनॉल में, तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। यहाँ तक समझ में आई बात, स्टेप वाइज चलना है, मैं हमेशा कहता हूँ आपको। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, इथेनॉल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, वो बना देगा इथेनोइक एसिड, और ये जो एल्कलाइन KMnO4 लिया है हमने, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कैसे पूरी रिएक्शन होगी देखिए, C2H5OH इथेनॉल है हमारा, उसमें क्या, उससे क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बना इसमें, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इथेनोइक एसिड, जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो ये एसिड हुआ ना, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन है इस प्रोसेस की। क्लियर क्लियर क्लियर, बताइए बताइए फटाफट बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कोवलेंट कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? क्या आपको पता है आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? बताएं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको रिवाइज करने वाला हूँ। देखिए जो भी कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, उनके बीच में बॉन्डिंग तो होती है, आपको पता है। जैसे अमोनिया आपको दिखाई दे रहा है,
या आपको वाटर मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। तो कोवलेंट कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होते हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे ना तो उनके बीच का बॉन्ड है जो ब्रेक हो जाएगा और वो टूट जाएंगे। तो इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों कम। याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का आएगा, 3 लाइन लिखनी है, एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है, आपके 2 नंबर पक्के। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या होती है, जनरल फॉर्मूला बताना है एल्किन और एल्काइन का। CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2 क्या होता है बताइए, सोचिए, तब तक मैं आपको ये बताता हूँ व्हाट इज होमोलोगस। होमो का मतलब सेम, मेंबर, लोगस मतलब मेंबर्स कह सकते हैं आप। तो कलेक्शन है कंपाउंड का जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन कार्बन की चेन में वो डिफर करेंगे। CN, N यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो कार्बन एटम के बेसिस पे वो डिफर करेंगे, उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। नाउ होमोलोगस सीरीज की बात करें तो देखिए एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। तो क्या पूछा गया था यहां पे आपसे, एल्कीन और एल्काइन का, एल्कीन और एल्काइन का पूछा गया था। ठीक है, उसके अलावा ये अभी आपको भूल जाना है, ये एल्कोहल के लिए है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अगला, ये एल्डिहाइड के लिए है उसके बाद। तो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, ये है आपके सिलेबस में, ये भी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एल्कीन और एल्काइन की। तो एल्काइन की होमोलोगस सीरीज जनरल फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है एल्काइन की, CnH2n-2। तो इथाइन, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2, तो C2H2। ठीक है, प्रोपाइन में C3H6। बताइए ब्यूटाइन में क्या होगा, C4H8। ये कंडेंस स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं देना आपको। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी भी होमोलोगस सीरीज को बना सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि जब एक मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम के ऊपर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 281, और क्लोरीन का 17। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दोनों की स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाएगी, नोबल कन्फिग्रेशन हो जाएगी। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज क्यों करता है, कि वो अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सके। तो देखिए यहाँ पे Na2O की फॉर्मेशन है, यहाँ पे NaCl की फॉर्मेशन है। NaCl ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा, यहाँ पे 281 है। अब इसने अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, ये 2 हो गए, इसके बाद 8 हो गए। ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह यहाँ पे 2, यहाँ पे सेकंड में 8, और आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये फ्री हो गया, चलो जी मेरा काम खत्म, मैंने अपना बर्डन दूसरे को दे दिया। अब इसको तो बेचारे को जरूरत थी, इसको 1 मिला तो इसकी भी स्टेबल कन्फिग्रेशन हो गई। नियरेस्ट आर्गन की 18, है ना। क्लियर टू एवरीवन। ये नियोन के पास चला गया, नियोन वाली कन्फिग्रेशन हो गई इसके पास। तो व्हेन अ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को और नॉन मेटल उसको गेन करेगा, कि जिससे दोनों के ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड हो जाएं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। याद रहेगा। अब इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉलिड होंगे, क्रिस्टलाइन है नेचर में, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई। वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन इन जो इनऑर्गेनिक सोलवेंट है जैसे केरोसिन या पेट्रोल, उसमें इनसोल्यूबल होंगे। एक्वस सॉल्यूशन में हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपैरिजन, उसकी प्रॉपर्टीज़ का, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स सॉलिड स्टेट में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, एक्सेप्शन हो गया। नॉन मेटल सॉलिड और गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक्सेप्शन हो गया। मेटल्स में शाइनिंग सरफेस होने की वजह से चमकदार होते हैं, लस्टरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी 2 आयोडीन और ग्रेफाइट, ये दोनों एक्सेप्शन हो गए। हार्डनेस, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव हैं, इसीलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, कि जैसे भी एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इट कैचेस फायर। ठीक, मेटल्स की लंबी शीट्स बनाई जा सकती हैं, इसलिए गोल्ड के 1 ग्राम गोल्ड से कहते हैं 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं।
इसलिए ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में मेटल्स का वाइडली यूज किया जाता है। इसके अलावा डक्टिविटी, वही वायर्स वाली बात, कॉपर की वायर्स बनती हैं। सबसे ज़्यादा डक्टाइल तो गोल्ड सिल्वर होता है, लेकिन क्योंकि वो एक्सपेंसिव है इसलिए कॉपर को वायर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसकी हाई रिएक्टिविटी का यही एक रीज़न भी होता है बच्चों, ठीक है ना। डेंसिटी सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी हाई होगी, लेकिन वही एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम। घंटी बजाते हैं मंदिर में आप, किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है ना, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा मेटल और नॉन मेटल के, जो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम मेटल के एक्सट्रैक्शन की। ये बड़ा ट्रिकी सा टॉपिक है, बच्चों को बड़ा परेशान करता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसमें कंपैरिजन होता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो हाईली रिएक्टिव, और कॉपर के नीचे जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, वो लेस रिएक्टिव। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो 3 तरह के मेटल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। तो जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, जो फ्री स्टेट में नॉर्मली मिलते हैं वो क्या होते हैं? लो रिएक्टिविटी वाले। इसलिए तो फ्रीली मिल रहे हैं, रिएक्टिव कोई उनके साथ आ ही नहीं रहा। लेकिन जो कॉपर और सिल्वर है वो सल्फाइड या ऑक्साइड ओर के फॉर्म में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले कौन से हो गए? फाउंड इन नेटिव स्टेट, अपनी फ्री स्टेट में मिलते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी वाले कौन से हो गए? जैसे ऑक्साइड बनाए, सल्फाइड बनाए, कार्बोनेट्स बनाए। हमने एक अभी जिंक का एग्जाम्पल क्वेश्चन में डिस्कस किया था। जिंक कार्बोनेट भी बनता है, जिंक सल्फाइड भी बनता है। एक में होता है रोस्टिंग, एक में होगा कैल्सिनेशन उनके एक्सट्रैक्शन के लिए। और हाईली रिएक्टिव सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो उनका इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत आसान होता है, आयनिक फॉर्म में उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। KCl, NaCl, MgCl2, है ना, तो इजीली उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। बहुत सारे मेटल्स की और ऑक्साइड्स बनाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है, अबंडेंटली मिलती है नेचर में। तो ये स्टेप्स हैं मेटल जो ओर्स हैं उनसे प्योर मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तीनों टाइप के मेटल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। हाईली रिएक्टिव है तो क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, आयनिक फॉर्म में चले गए और इजीली उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। कौन कौन से हैं? ये वाले सबसे ऊपर वाले। सबसे लो वाले कौन से हो गए? वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलते हैं। सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग करते हैं, मेटल बन गया और उनकी मेटल मिल गया और उसकी रिफाइनिंग कर ली, प्योरीफिकेशन हो गया। अब सबसे ज़्यादा ट्रिकी ये होते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाले, कि वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और कार्बोनेट के हों। तो कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन CC से आप याद रख लीजिए, और सल्फाइड रोस्टिंग के लिए एक्सेस एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी तो ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर दी, जिंक ऑक्साइड, यहाँ से रिडक्शन कर दिया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो क्या बच गया? जिंक। जिंक को रिफाइनिंग के थ्रू ऑब्टेन कर लेते हैं। क्लियर है? सिंपल है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। अब एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है कि देखो, ओर्स जो है ना उनमें कंटामिनेशन होती है, और जो कंटामिनेशन होती हैं, इंप्योरिटीज होती हैं, उनको कहते हैं गैंग। लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर, वो सॉइल की हो सकती है, सैंड की हो सकती है। तो बहुत अलग अलग मेथड या सेपरेशन टेक्निक यूज़ की जाती हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है ना। ये देखिए टीन ऑक्साइड में मैग्नेटिक सेपरेशन कर रहे हैं, तो जो आयन है, आयन के ऑक्साइड्स हैं, उनको सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो दूर चले जाएंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल्स स्टिक हो जाएंगे। या हाइड्रोलिक वॉशिंग कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं एनरिचमेंट के लिए। और का एनरिचमेंट का मतलब उससे फालतू चीज़ें हटा देना, सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ सकते हैं, है ना, कूड़ा करकट वहाँ से हटा देना, दैट इज एनरिचमेंट। अब जो लो एक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको कैसे एक्ट कर सकते हैं? देखिए मरकरी का जो ओर होता है वो होता है सिनेबार, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना देगा पहले, ठीक है। सिनेबार था, सफिशिएंट और सप्लाई ऑक्सीजन की दी, हीट किया तो मर्क्यूरी ऑक्साइड बन गया। अब इसको और उसको हीट करेंगे तो क्या होगा? मर्क्यूरी सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह कॉपर और वो कॉपर ऑब्टेन हो जाएगी हमारे को। तो जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं उनको हीटिंग के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन जो लो थे वो अनरिएक्टिव हैं, अभी हमने देखा था, तो सिर्फ हीटिंग करके उनको आराम से सेपरेट कर लेंगे। सिनेबार की मैंने आपको बात बताई, है ना। तो मर्क्यूरी ऑक्साइड बना देगा, उसके बाद उसका हो गया रिडक्शन, उसमें से ऑक्सीजन अलग हो गई, इसलिए कॉपर ऑक्साइड, उसका रिडक्शन कर देंगे तो कॉपर मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा लॉजिक आप लगाएंगे आप इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे। अब जो मिडिल वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? 2 प्रोसेस नॉर्मली यूज की जाती हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका
रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में मेजर डिफरेंस क्या है? अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो या लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की हो, ठीक है ना, तो क्या होता है? कैल्सिनेशन। लेकिन ह्यूज अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में अगर ऑक्सीजन दे देंगे तो क्या कहलाएगा? रोस्ट। सीधी सी बात है, रोस्टेड चिकन, रोस्टेड चीजें आप लोगों को ज्यादा पसंद आएंगी, तो रोस्ट करने के लिए ज्यादा एयर देनी पड़ेगी ना उसको, तो उससे वहां से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मिडिल रिएक्टिविटी वाले हैं वो नॉर्मली सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक ही एग्जांपल से आप दोनों समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक सल्फाइड है, एक्सेस एयर दी, जिंक ऑक्साइड बन गया, इसका कर दिया रिडक्शन, ठीक है, तो जिंक प्लस ऑक्सीजन अलग अलग होगी। कैल्सिनेशन में लिमिटेड ऑक्सीजन दी, एयर दी, तो जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड बन गया, फिर यहां से भी ऑक्सीजन हट जाएगी तो जिंक मिल जाएगी। तो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज वाले की बात ये होगी। और हाईली रिएक्टिव, ये वही चीज़ है, दोबारा से आपके लिए थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में मैंने डाली हुई है। डिस्प्लेसमेंट हो गया एक तरह से, मैंगनीज ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, तो मैंगनीज को डिस्प्लेस कर दिया एल्यूमिनियम ने क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इसी तरह जिंक ऑक्साइड और कार्बन, इसकी रिएक्शन हो सकती है क्योंकि कार्बन क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ ऐड करेंगे तो वो उसको रिड्यूस कर देगा जिंक में, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। ये थर्माइट रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। थर्माइट प्रोसेस जो वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक तरह से ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, आयरन फ्री रह गया। ये आयरन होता है मोल्टन स्टेट में, इस मोल्टन स्टेट के आयरन को जो क्रैक्स हैं उनको फिल करने के लिए यूज कर दिया जाता है, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए आयरन मेल्ट कर जाता है। चलिए अब बात करते हैं टॉपर्स की। आपको भी तो टॉपर बनना है ना, इसीलिए हमने ये अंतिम युद्ध सीरीज शुरू की हुई है, 7 दिन में कंप्लीट रिवीजन, ठीक। तो टॉपर्स तो थोड़ा सा अलग ही होते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव हैं वो आसानी से टूटते नहीं है, तो जो टॉपर्स होते हैं वो इजीली टूटते नहीं है। तो ना तो उनको हीटिंग से कार्बन के साथ हीट कर देंगे, चलो जी काम हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी कार्बन की बजाय ऑक्सीजन के ज़्यादा एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन के ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? उनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा कि भाई ऑक्सीजन के साथ इनकी एफिनिटी है ना, तो ऑक्सीजन से इनको दूर कर दो, तो अपने आप इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अपने आप तोड़ लेंगे। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक कैथोड होगी, एक एनोड होगी, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाले के ऊपर पॉजिटिव वाले आएंगे, पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव आएंगे। तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज था तो वहाँ पे सोडियम आएगा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज था तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू हमने सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। रिफाइनिंग क्या होती है कि जो मेटल हमने ऑब्टेन किए रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई करने का जो तरीका है, जो टेक्निक है, दैट इज नोन एज रिफाइनिंग। और उसमें सबसे कॉमनली जो यूज किया जाता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बेसिक प्रिंसिपल वही है कि कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड को इस प्रोसेस के थ्रू रिफाइन किया जाएगा, प्योरीफाई किया जाएगा। तो इम्प्योर मेटल जो है उसको हमने बना दिया एनोड, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और जो प्योर मेटल की स्ट्रिप है उसको हमने नेगेटिवली चार्ज कैथोड ले लेते हैं उसको। अब मेटल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे लिया गया, तो कॉपर जो है पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो क्या होगा? वो प्योर मेटल प्लेट की तरफ चला जाएगा, वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो प्योर मेटल जो है एनोड में डिसोल्व हो जाएगा और उतने ही अमाउंट का प्योर मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज़ हैं वो तो सॉल्यूशन में चली जाएंगी, और इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज़ हैं वो नीचे की इस तरह से एनोड मड बना देंगी। इंप्योरिटीज़ क्या बना देंगी? एनोड मड बना देती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अगर हम करते हैं कॉपर की, तो देखिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसमें जो सॉल्यूशन एक तरह से हम ले रहे हैं दैट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एनोड इम्प्योर कॉपर, ठीक है। कैथोड प्योर कॉपर। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो प्योर कॉपर जो है वो कैथोड की तरफ आ जाएगा और उतना ही अमाउंट जो इंप्योरिटीज का है वो एनोड की तरफ चला जाएगा। अगर वो सोल्यूबल नहीं है तो ऐसे एनोड मड के फॉर्म में यहाँ पे बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये एक क्विक रिवीजन था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अलोंग विद क्वेश्चंस। तो 4 दिन हमने पूरे कर लिए हैं। हमारी बायो कंप्लीट है ऑलमोस्ट, सिर्फ एनवायरमेंटल वाला चैप्टर बचा है। हमारी केमिस्ट्री हमने आज कंप्लीट कर ली है, 4 चैप्टर हो गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो प्लीज़ आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है ना। आपने प्लेज ली है 7 दिन की, 7 दिन हमारे साथ रहना है, 95+ स्कोर करना है। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए,
कमेंट में अपने डाउट पूछने हैं, कहाँ पे आना है, ये आपका स्टडी डेस्टिनेशन है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि होंगे फिजिक्स के। तो फिजिक्स के चैप्टर का अगर आपको शॉर्ट पहले चाहिए तो आप बताइए कौन से चैप्टर्स का शॉर्ट आप देखना चाहते हैं एक क्विक रिवीजन के लिए। टिल देन कीप स्टडिंग, गुड लक। मिलते हैं कहते हैं ना छोटे से ब्रेक के बाद।